हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रीन साइंस क्लासेज। बच्चों, हमारा ये क्लास 10th का तीसरा चैप्टर धातु का केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है धातु, जिसका ये लास्ट वीडियो हम बना रहे हैं और ये इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये टॉपिक तो बहुत छोटा है, संक्षारण और मिश्र धातु। संक्षारण के बारे में तो आप पहले भी पढ़े हैं, पहले चैप्टर में हम कुछ बताए थे, इसमें फिर से पढ़ना है तो इस टॉपिक को हम इसलिए पढ़ा रहे हैं। ये तो है टॉपिक बहुत छोटा, लेकिन इससे क्वेश्चन भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें बनते हैं ये दोनों टॉपिक से। तो हम इस टॉपिक को इसलिए पढ़ा दे रहे हैं बच्चों, ताकि आपका इस चैप्टर का कोई भी टॉपिक छूटे नहीं, जो भी क्वेश्चन हो सबके सब आप कवर कर लें। तो चलिए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं संक्षारण और मिश्र धातु के बारे में। तो संक्षारण क्या है? तो अब बच्चों, आप अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं, जैसे आप घर में रख के आपके घर में पड़ा रहता है लोहा, लोहे की कील या रेलिंग या छड़ या कुछ भी रहता है, तो क्या होता है आप देखते हैं कि बरसात के दिनों में या ऐसी खुले में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उस पर एक पतली परत, आप देखते हैं कि भूरे रंग की एक पतली परत चढ़ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जंग लगना। तो यही जो जंग लगना है क्या होता है, जो पतली परत चढ़ती है उसी को हम कहते हैं धातु का संक्षारण। उस धातु के संक्षारण से क्या होता है, जैसे अब लोहे पे पतली परत जगी तो उसे हम क्या कहते हैं? कहते हैं कि लोहे पे जंग लग गया। तो लोहे पे जंग लगने से मतलब क्या है कि धातु पे का संक्षारण हो जाएगा। उससे संक्षारण से मतलब ही है कि वो जो धातु की पतली परत जल गई, यानी कि धातु का क्षय होना। धातु का क्षय ही धातु का संक्षारण होता है। यानी कि जब लोहे पे जंग लग जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, वो लोहा नष्ट होते जाता है। तो इसलिए उसको कहते हैं कि ये धातु क्या है, जंग लग गया है, ये खराब हो जाएगा, हमारा ये जो लोहा है अब खराब हो रहा है, यानी कि उसका संक्षारण हो रहा है, धातु का क्षय हो रहा है। ये तो लोहा का बात हुआ। और आप घर में अपने देख सकते हैं, जैसे तांबे का कोई बर्तन है, कॉपर का, तो उस पर क्या होता है, कुछ समय बाद धीरे धीरे क्या होता है, उस पर भी हरा रंग का एक परत चढ़ जाता है। वो हरा रंग का परत क्या होता है, वो क्षारीय कॉपर कार्बोनेट होता है, जो कि कॉपर जो होता है धीरे धीरे वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अपक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बना देता है, जो हरा रंग का परत चढ़ जाता है। तो इसको भी आप अपने घर में देखते हो। अब आया चांदी। तो चांदी में संक्षारण बहुत कम होता है, बहुत समय के बाद ही उसका रंग काला पड़ता है, यानी कि चांदी हवा में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अपक्रिया करता है, उसके बाद बनाता है सिल्वर सल्फाइड, जिससे चांदी का रंग काला हो जाता है। लेकिन ये इसमें बहुत समय लगता है। चांदी में इसमें बहुत न के बराबर होता है, बहुत कम मात्रा में संक्षारण होता है चांदी का। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हुए? ये सारे एग्जाम्पल हुए संक्षारण के। तो अब इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। संक्षारण की परिभाषा क्या होती है? धातु की सतह पर वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि की अपक्रिया के फलस्वरूप धातु का क्षय धातु का संक्षारण कहलाता है। तो ये बहुत बड़ी, मतलब बहुत कुछ समझाने वाली चीज नहीं है। आप दैनिक जीवन में ये सारा चीज आपको देखने को मिलता है। लोहे का जंग लगना ही लोहे का संक्षारण हुआ। अब लोहे का जंग लगना कौन सा क्रिया है, यहाँ ये क्वेश्चन पूछता है कि लोहे का जंग लगना या लोहे का संक्षारण कौन सा अभिक्रिया है? तो लोहे का जंग लगना एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। ये कॉपर वाला चीज अभी जो हम समझाएं कि हरी परत बन जाती है, वही चीज मैंने यहाँ लिखा है, चांदी का भी लिखा है। एक चीज और आपको बता दें कि एल्युमिनियम पे भी एक परत जमती है। एल्युमिनियम क्या है, अभिक्रियाशील होता है। तो एल्युमिनियम अगर अभिक्रियाशील धातु है तो वो भी ऑक्सीजन से संयोग करेगा। ऑक्सीजन संयोग करके क्या बनाएगा, अभिक्रिया करके बना लेता है ये एल्युमिनियम ऑक्साइड। लेकिन एल्युमिनियम के ऊपर जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो परत चढ़ता है, वो निचली जो उसके नीचे एल्युमिनियम होता है उसको वो हानि नहीं पहुंचाता है, बल्कि वो उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ जो एल्युमिनियम का जो हुआ, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो उसके ऊपर चढ़ जाता है, तो वो संक्षारण का काम नहीं करता है, बल्कि उसको सुरक्षा देता है। किसको? एल्युमिनियम को। तो इसको आगे हम पढ़ाते हैं कि उस क्रिया को कहते क्या है, आगे हम आप लोग को बताएंगे। ये तो अभी हम संक्षारण बता देंगे कि संक्षारण क्या हुआ, और इससे भी संक्षारण तो आप पढ़े भी हैं, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का है नहीं। अब चलिए हम एक चीज देखते हैं कि संक्षारण की शर्तें, क्या शर्तें होती हैं। तो शर्तें होती है उसमें पहला हुआ वायु की उपस्थिति, नमी की उपस्थिति, अभिक्रियाशील धातु की उपस्थिति। यानी कि संक्षारण कब होगा, जब वायु उपस्थित रहेगा या जल की उपस्थिति रही, नमी उपस्थित रहेगी, तभी संक्षारण की क्रिया धातुओं में होगी, अन्यथा नहीं होगी। अगर मान लीजिए हम लोहा हुआ, उस पर अगर हम तेल लगा के
तेल लगा देते हैं या ग्रीस लगा देते हैं तो उसका संपर्क क्या होता है, वायु से या नमी से टूट जाता है, तो उस पर संक्षारण की क्रिया नहीं होती है, तो वो धातु बच जाता है संक्षारण से। तो जब तक वायु की उपस्थिति नहीं होगी, नमी की उपस्थिति में संक्षारण की क्रिया नहीं होगी। एक चीज और तीसरा, अभिक्रियाशील धातु की उपस्थिति, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए अब अभिक्रियाशील धातु, अब जैसे होता है प्लैटिनम, सोना, तो प्लैटिनम सोना क्या होता है, अभिक्रियाशील धातु नहीं है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु की श्रेणी में आते हैं प्लैटिनम, सोना और चांदी। चांदी पे भी संक्षारण होता है लेकिन बहुत धीरे धीरे, बहुत समय के बाद होता है। लेकिन प्लैटिनम और सोना पे क्या होता है, संक्षारण नहीं होता है, क्योंकि वो अभिक्रियाशील धातु नहीं होते हैं। तो संक्षारण होने के लिए अभिक्रियाशील धातु की उपस्थिति भी जरूरी है, तभी अभिक्रिया करेंगे तभी संक्षारण की क्रिया होगी। ये संक्षारण की शर्तें हो गई। इसीलिए हम क्या करते हैं, सोना का या चांदी का आभूषण बनवाते हैं, उसमें चमक बनी रहती है, उस पर कोई संक्षारण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया संक्षारण की शर्तें हो गई। अब संक्षारण के रोकने के उपाय बताते हैं, संक्षारण कैसे उसको रोकें कैसे। तो पहला होता है कि धातु की सतह पर लेप चढ़ा करके, ग्रीस लगाकर, तेल लगाकर या रगड़ करके। आप देखते हैं कि लोहे को बचाने के लिए क्या करते हैं, उस पर किसी चीज का लेप लगाते हैं या ग्रीस लगाते हैं या तेल लगाते हैं ताकि उस पर जंग न लगे। ये संक्षारण रोकने के उपाय हुआ। लोहे का संक्षारण जो होता है बच्चों सबसे अधिक होता है। लोहे में जंग क्या होता है, बहुत जल्दी ही लग जाता है और धीरे धीरे वो पूरे लोहे को खत्म कर देता है संक्षारित करते करते। अब हम आप लोग को बताए थे दूसरा एनोडीकरण करके। अभी हम बताए थे कि संक्षारण के पश्चात जब एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, किस पे, एल्युमिनियम के ऊपर, जब एल्युमिनियम ऑक्साइड की सतह बन जाता है तो सतह एल्युमिनियम को क्या करता है, संक्षारण से बचाता है, न की हानि पहुंचाता है। इसीलिए एल्युमिनियम क्या होता है, एक ऊष्मा का अच्छा चालक भी होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग हम करते हैं खाना बनाने वाले बर्तन में करते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा का अच्छा चालक होता है और ये इसका जो संक्षारण होता है ये हानिकारक नहीं होता है एल्युमिनियम के लिए। अब उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। एनोडीकरण करके यानी कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। एल्युमिनियम के ऊपर जो वही मोटी ऑक्साइड की जो परत बनती है उसी को हम कहते हैं एनोडीकरण। अगला आता है संक्षारण रोकने के उपाय में जस्टीकरण। अब जस्टीकरण क्या है, तो धातु की किसी वस्तु को पिघले हुए जस्ता में डुबा देने से वस्तु की सतह पर जस्ता की एक परत बैठ जाती है, उसे वस्तु का जस्टीकरण कहते हैं। जस्तीकरण यानी कि जैसे मान लीजिए क्या है, कोई भी धातु को हमको बचाना है संक्षारण से, तो पिघले हुए जस्ता में उसको क्या करेंगे, डुबा के निकाल देंगे। डुबा के निकाल देंगे तो उसके ऊपर एक जस्ता का परत चढ़ जाएगा, तो उस क्रिया को हम कहते हैं जस्तीकरण। यानी कि बच्चों जो जस्तीकरण होता है ये पूछता है, यहाँ एनोडीकरण ही पूछता है कि एनोडीकरण की क्रिया क्या है, किसे कहते हैं। फिर जस्टीकरण ही पूछता है कि जस्तीकरण की क्रिया क्या है, किसे कहते हैं। एक चीज और बताते हैं यहाँ आप लोग को, ये नीचे कट गया है, लोहे का जस्टीकरण। लोहे का जब जस्तीकरण करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे भी संक्षारण रुक जाता है। तो कैसे करते हैं लोहे का जस्तीकरण, तो जब लोहे का जस्तीकरण करेंगे तो लोहे को क्या करेंगे, पिघले हुए जिंक में, जस्ते में डुबाकर उसको निकाल लेंगे, तो जिंक की एक पतली परत चढ़ जाएगी लोहे के ऊपर। तो उस क्रिया को हम कहते हैं कि ये कैसा लोहा हो गया, तो गैल्वेनीकृत लोहा, गैल्वेनाइज्ड आयरन उसको बोलते हैं। जब उसको उसके ऊपर जस्ता का एक परत चढ़ जाता है तो वैसे लोहे को कहते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन या गैल्वेनीकृत लोहा। तो इस चीज को भी पूछता है जस्टीकरण की क्रिया क्या है। चलिए अब देख लेते हैं हम और कैसे बचाते हैं संक्षारण से। तो क्रोम लेपन। अब क्रोम लेपन क्या है, तो क्रोम लेपन होता है जब किसी धातु का संक्षारण रोकने के लिए उस धातु की सतह पर टीन, निकेल, क्रोमियम, तांबा धातु की परत चढ़ाना ही क्या होता है, क्रोम लेपन होता है। उसे क्या कहते हैं, क्रोम लेपन कहते हैं। यानी क्रोमियम का परत चढ़ा दिए तो उसे क्रोम लेपन कह दिए। अगला हमारा है कैसे संक्षारण के रोकने के उपाय, विद्युत लेपन द्वारा। विद्युत लेपन क्या है, तो विद्युत लेपन के द्वारा यानी कि विद्युत अपघटन क्रिया द्वारा किसी धातु पर
किसी अन्य धातु का लेप चढ़ाना ही क्या हुआ, विद्युत लेपन हुआ। तो इससे भी हम संक्षारण की क्रिया को क्या करते हैं, रोकते हैं। तो ये सारे संक्षारण के रोकने के उपाय हो गए, जस्टीकरण करके, एनोडीकरण करके, क्रोम लेपन या विद्युत लेपन द्वारा। अब एक होता है कि धातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तित करके भी उसके संक्षारण को हम रोक सकते हैं, उसकी गुणवत्ता को, धातु की गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं। कैसे, मिश्र धातु में परिवर्तित। अब ये मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु से समझ में आता है कि इसमें मिश्रण है किसका, धातुओं का। तब बच्चों मिश्र धातु जो होता है वो समांगी मिश्रण होता है। अब इसमें दो या दो से अधिक धातु रहेंगे या एक अधातु या धातु दोनों का समांग मिश्रण ही होता है। और इसमें जो धातु होते हैं, मिश्र धातु में जो धातु या धातु जो भी जिनसे ये मिल के बना होता है, तो उनके अवयव जो होते हैं भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में होते हैं। अब जैसे पीतल, कांसा, ये सब क्या है, हमारा मिश्र धातु हो गया। अब पीतल होता है तो तांबा जस्ता का बना होता है, आपको ब्रॉन्ज यानी कांसा तो किस, आपको कॉपर और एसन का बना होता है यानी कि टिन का बना होता है। ये सब क्या होता है, मिश्र धातु। मिश्र धातु जो होता है समांगी मिश्रण होता है, इस चीज को भी याद रखेंगे, पूछ देता है ये क्वेश्चन, मिश्र धातु क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है या विषमांगी। तो कैसा मिश्रण है मिश्र धातु, समांगी मिश्रण है, इस चीज को आप याद रखेंगे। तो मिश्र धातु में एक चीज और होता है अमलगम। अमलगम क्या है, अमलगम मिश्र धातु में एक धातु जब पारा होता है तो उसे हम कहते हैं अमलगम। जैसे सोडियम अमलगम, तो इसमें क्या होगा, एक सोडियम और एक पारा होना जरूरी है। अमलगम है मतलब इसमें एक पारा होना जरूरी है। टीन अमलगम मतलब इसमें भी एक पारा होना जरूरी है। तो हमारा अमलगम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछता है अमलगम क्या होता है। तो अब हम थोड़ा मिश्र धातु को बताते हैं, मिश्र धातु दिखाते हैं आप लोग को। ये तो आप लोग को याद करना पड़ेगा मिश्र धातु को। अब जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा मिश्र धातु है जिसके अवयव में लोहा, निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। तो कौन सा होता है ये स्टेनलेस स्टील होता है। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है, लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन होता है। अब जैसे पूछ देता है कि जास्ता और तांबा मिलकर के कौन सा मिश्र धातु बनाता है, तो जास्ता और तांबा मिलकर कौन सा मिश्र धातु बनाएगा, पीतल बनाएगा। और एक क्वेश्चन पूछ देगा आप लोग को जैसे इस मिश्र धातु से रिलेटेड कि हवाई जहाज का जो ढांचा होता है कौन से मिश्र धातु का बना होता है। तो बच्चे गलती से यहाँ एल्युमिनियम लिख देते हैं, नहीं ये ड्यूरेलियम का बना होता है। आगे देखिए दिखाते हैं ड्यूरेलियम, इसमें एल्युमिनियम क्या होता है 95% होता है। ये विमान का ढांचा या प्रेशर कुकर जो घर में होता है, रसोई घर के बर्तन भी किससे बने होते हैं, ड्यूरेलियम से बने होते हैं। देखने में तो एल्युमिनियम का लगता है लेकिन किससे बना होता है, ड्यूरेलियम से। इसमें एल्युमिनियम 95% होता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही इसमें क्वेश्चन पूछेगा मिश्र धातु में। तो इससे क्वेश्चन अच्छा खासा बनता है मिश्र धातु और संक्षारण से। टॉपिक बहुत छोटा था, हमने इसलिए पढ़ा दिया कि इस चैप्टर में आप लोग का ये टॉपिक था तो हमने इसको कवर कर लिया ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं इस टॉपिक से। अब अगला जो हमारा चैप्टर होगा कार्बन और उसके यौगिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो, आप लोग को पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट रहेगा उसमें। उसको उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो लगेगा कि आप केमिस्ट्री एक्चुअल में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। चौथा चैप्टर हमारा कार्बन एंड उसके यौगिक। ठीक है बच्चों, ओके।